संधि में स्वर संधि के टॉपिक 3 हमारे हो गए थे। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। आज हम चर्चा करते हैं यण स्वर संधि के ऊपर। खास बात, अभी तक जो हमने 3 संधियां पढ़ी थी, उन तीनों संधियों में ही 2 वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के स्थान पर कोई तीसरा नया वर्ण आया था। मतलब 2 वर्ण मिले, दोनों समाप्त हो गए, उनकी जगह तीसरा वर्ण वहां पर हुआ। दीर्घ संधि में भी, गुण स्वर संधि में भी और वृद्धि स्वर संधि में भी। आज हम संधि पढ़ेंगे यण। वो थोड़ी सी उन तीनों संधियों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? यहाँ पर दोनों के स्थान पर परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही वर्ण के ऊपर परिवर्तन होगा और वो वर्ण होगा पूर्व वर्ण। पूर्व का मतलब होता है पहले वाला और पर का मतलब होता है बाद वाला। तो पहले वाले वर्ण के ऊपर परिवर्तन होगा, दूसरे वाले वर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। उसको हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे वो सारी चीजें सीखते हैं। पर चलो आ जाते हैं यण संधि। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यण क्या चीज है। हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और माहेश्वर सूत्र के आधार पर हमने प्रत्याहार निर्माण करना सीखा है। पाठ नंबर 27 आप देख लेना, वहां से प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो वहां पे यण प्रत्याहार हमारा जो है उसके अंदर 4 वर्ण शामिल होते हैं। य, र, ल। हाय वरट और लण, ये 2 सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में से य से चालू करके य, र और ल, ये 4 वर्ण यण कहलाते हैं। मतलब इन 4 वर्णों को हम क्या कहते हैं? यण कहते हैं। अब यण संधि कब होगी? जब किसी वर्ण के स्थान पर यण हो जाएगा तो यण संधि हो जाएगी। चलो देखते हैं कैसे होगा। अब समझो यण संधि। यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। इक के स्थान पर यण हो जाएगा। कब? अचि। 3 शब्द है इसमें, इक, यण और अच। तो कब हो जाएगा? इक के स्थान पर यण हो जाएगा। कब? यदि बाद में अच हो। यानी 2 वर्ण जब मिलेंगे, एक वर्ण पहले वाला होना चाहिए, इक। अब इक क्या चीज है? तो ये भी प्रत्याहार में हम सीख सकते हैं। इक के अंदर 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। इन 4 स्वरों को हम इक कहते हैं और इन 4 स्वरों के स्थान पर यण हो जाएगा। यानी कि य, व, र, ल हो जाएगा। कब हो जाएगा? यदि बाद में अच हो। अच का मतलब कोई भी स्वर। अब यहाँ कोई भी स्वर से मतलब क्या हुआ? क्योंकि कोई भी स्वर तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यदि ई के बाद ई ही आ जाएगा, ई के बाद ई आ जाए तो एक जैसे हो गए ना। और एक जैसे जब होंगे इन 5 वर्णों में से तो दीर्घ स्वर संधि होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा संशोधन किया कि ई, उ, री माने इक। इक के बाद यदि असमान स्वर हो। अब यहाँ असमान शब्द जोड़ने से हमारी दीर्घ संधि अलग हो गई, क्योंकि यदि समान स्वर वहां पर होता तो दीर्घ संधि हो जाती। असमान स्वर होगा तो वहां दीर्घ संधि नहीं हो करके यण संधि हमारी हो जाएगी। तो वहां पे ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर हो तो ई, उ, री के स्थान पर क्रमशः य, व, र, ल हो जाएगा और ये हमारी होगी यण संधि। कैसे होगा? ई के स्थान पे ये हो जाएगा, उ के स्थान पे व हो जाएगा, री के स्थान पे र हो जाएगा और री के स्थान पे ल हो जाएगा। फिर से समझो, ई के स्थान पे ये होगा, उ के स्थान पे व होगा, री के स्थान पर र होगा और री के स्थान पर ल होगा। ये कैसे हुआ? ये स्थानांतरतमय सूत्र की सहायता से हुआ कि जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रियतन सबसे नजदीक होता है वही उसके स्थान पर होगा। तो हमने उच्चारण स्थान की कक्षा नहीं देखी है तो वो हम देख लेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा कि ई का और य का उच्चारण स्थान सेम होता है, तालु। उ का और व का दोनों का उच्चारण स्थान पास होता है। री का और र का दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। री का और ल का दोनों का उच्चारण स्थान दंतः होता है। तो ये उच्चारण स्थान और प्रयत्न के आधार पर इनमें परिवर्तन होगा। ई के स्थान पे यह, उ के स्थान
स्थान पर वे, री के स्थान पर रे और री के स्थान पर ल। कब होगा? जब बाद में असमान स्वर हो, मतलब ई के बाद ई नहीं हो, कोई भी अन्य स्वर हो, ऊ के बाद ऊ नहीं हो, अन्य कोई भी स्वर हो, री के बाद रियल री नहीं हो और री के बाद रियल री नहीं हो, सवर्ण नहीं हो, तो वहां पर यण संधि होगी और ये परिवर्तन होंगे। अब दूसरी चीज समझिए कि इनके स्थान में तो परिवर्तन हो गया, ठीक है, मान लिया, लेकिन बाद में जो स्वर है वो कहाँ जाएगा? तो वो स्वर जो बाद में होगा उसकी मात्रा को हमें निकालना है। ध्यान रहे, बहुत से बच्चे यहाँ गलती करते हैं, उसकी हमें मात्रा निकालनी है और वो मात्रा निकाल करके इनमें जोड़नी है। जो भी वर्ण यहाँ बन के आएगा उसके अंदर वो बाद वाले वर्ण की मात्रा इधर जुड़ जाएगी और ये वर्ण पूरा हो जाएगा। ध्यान रखो, ये सारे हलंत हैं, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, लेकिन जब ये जुड़ेंगे तो बाद में जो स्वर होगा उसकी मात्रा इनके अंदर जुड़ जाएगी। इसके कुछ एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ। जैसे इति प्लस आदि। अब यहाँ देखो, इति, इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के निकाल लेते हैं। कैसे? बिल्कुल सिंपल वे में आपको सिखाऊंगा, कभी आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल सरल तरीके से पूरा ध्यान देकर सीखो, आप कभी भी इसमें मार नहीं खाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बताओ मुझे कि प्लस से ठीक पहले क्या है? तय है कि ई है? तो ये आपने पार्ट वर्ण विच्छेद वाला देख लिया होगा या आकारांत इकारांत वाला पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये पार्ट देख लो, वहां पे आप बिल्कुल सिंपल वे में बताया गया है, तो वहां सीख लेंगे कि यहाँ प्लस से पहले ई है या तय है। तो यहाँ हमेशा यदि किसी व्यंजन में मात्रा जुड़ी हुई है तो वो उस व्यंजन के बाद आती है। जैसे यहाँ पे तय में ई जुड़ा हुआ है, तो ये ई की एक ऐसी मात्रा है जो हमको ऐसी दिखाई देती है जैसे तय से पहले, लेकिन ये तय के पहले नहीं है, बाद में ही मानी जाती मात्रा। तो यहाँ तय ई और प्लस में है आदि। तय में ई था, अलग निकाल दिया, आदि का आ हो गया यहाँ पर। अब यहाँ देखो, देखना क्या है कि ये हो गया ई और ये हो गया आ। तो यहाँ ई के बाद क्या आया? असमान स्वर, मतलब ई के बाद ई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जड़ स्वर संधि होगी और ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो ई के स्थान पे क्या हुआ? मैं इसको हटा देता हूँ। ई के स्थान पे हो गया यह। अब देखो, ई शब्द क्या बनेगा हमारा? ई। तय कैसा रह गया? आधा। हलंत वर्ण का मतलब होता है उसमें कोई मात्रा नहीं है, वो आधा वर्ण है। तो तय हो गया आधा और तय के बाद क्या है? यह भी कैसा है? आधा। अब आ जाते इधर, इधर क्या है? ये शब्द हटेगा नहीं, इसकी मात्रा इधर आ जाएगी। तो आपकी मात्रा जो थी यह में जुड़ गई, तो ये बन गया या, और शेष क्या है? दी। तो यहाँ पर हो गया हमारा दी और हमारा शब्द बन करके आ गया इत्यादि। इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। और उदाहरण है क्या? मति प्लस आ। तो यहाँ भी मैं तय ई प्लस आ। यहाँ भी कोई स्थिति बन गई, ई के बाद आ आया, तो ई की जगह पे क्या हो जाएगा? यह। ध्यान रहे, आधा ही होगा, ये हलंत वाला ही होता है और ये बाद वाली मात्रा इसमें जुड़ जाएगी और रूप क्या बनेगा? मैं तय आधा हो गया, उसके बाद यह में आधी मात्रा जुड़ गई तो रूप बन गया हमारा मत्या। दरअसल ये आ जो है टाप प्रत्यय होता है, तृतीय विभक्ति एक वचन में टाप प्रत्यय होता है। टाप का पै हलंतम तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है, चूटू सूत्र से उसके टय का लोप हो जाता है और उसके बाद में आ उसका शेष बचता है और आ यहाँ पर जुड़ करके तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है मत्या। ऐसा देखो, इति प्लस उक्त्वा, तो यहाँ ई तय ई, समझ में आ गया होगा? ये ई तय ई कैसे आया? ई तय तो ये हो गया, अब इसमें ई था वो ई हमने बाहर निकाल दिया, उसके बाद उक्त्वा। अब यहाँ ध्यान दो, ये ई के बाद ई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ई की जगह पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते हैं अपन। ई तय आधा है, आधा हो गया, ई की जगह पे क्या हो गया? ई तो समाप्त हो जाएगा, ई की जगह यह हो गया तो यह। अब यह आधा है, इस यह के बाद क्या
होगा। समझ में आ गया? एक उदाहरण और मैं करता हूँ, बाकी के उदाहरण आप करो। चलो, नदी प्लस अस्थि, इति प्लस आदि आप जोड़ दोगे तो बहुत से ऊपर आए इत्यादि। नदी प्लस अस्थि को देख लेते एक बार, तो न प्लस द प्लस ई, उसके बाद अस्थि। अब यहाँ देखो, न द ई अस्थि। अब यहाँ द ई के बाद ए आ गया तो ई की जगह पे हो गया ये। अब ध्यान दो, द और ये मिलकर के द्य, विद्यालय वाला द्य बन जाता है। और न, ये द और ये नद्यस्ति। समझ में आ गई होगी? फिर से समझ लो, ई की जगह ये हो गया, ये में ए की मात्रा जुड़ के ये पूरा हो गया, बाकी शेष बचा था। ऐसे कैसे लिख दिया? न द आधा था, द और ये मिलकर के दे बन गया, जैसे विद्यालय का दे बनता है ऐसे। उसके बाद में 1 2 3, ये 3 उदाहरण आपको स्वयं करने हैं और लिख करके इनको आप कमेंट बॉक्स में डालें, कितना आपको समझ में आया है वहां पर देखेंगे। तो सुधी प्लस उपास्य, इति प्लस आचरति, स्मरामि प्लस अहम। अब आगे कुछ उदाहरण और हम देखते हैं जो उ की मात्रा से संबंधित, री की मात्रा से संबंधित, री की मात्रा से संबंधित है, उनको और हम देख लेते हैं। चलो और उदाहरण पर कुछ देख लेते हैं। देखो यहाँ वधु प्लस आगम, यहाँ इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ध में उ की मात्रा है, उ आगम। अब यहाँ देखो, प्लस से पहले उ और प्लस के बाद उ नहीं, मतलब प्लस से पहले उ हो और प्लस के बाद उसके जैसा नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में हमारी यण स्वर संधि होगी और उ के स्थान पर क्या होगा? उ के स्थान पर वह होगा। तो उ के स्थान पे हमने कर दिया वह, जोड़ देते वह। ध की मात्रा चली गई तो ध बचा आधा, तो ध हो गया आधा वह आ। ए कहां से आया समझ में होगी? ये वाला जो ए था ये इस वह में जुड़ जाएगी, इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं कि मात्रा ना जोड़ करके सीधा वो आ लिख देते हैं और आ लिखने की वजह से वो गलत हो जाता है, तो वहां मात्रा इनको जोड़नी है। आगे देखो, मधु प्लस अरि, ऐसे ही मैं ध उ अरि, प्लस से पहले उ, दूसरी तरफ ए, मतलब उ के बाद उ नहीं हो, ऐसी स्थिति में यण स्वर संधि होगी तो उ के स्थान पे क्या होगा? उ के स्थान पे होगा वह। तो यहाँ हमारा उ के स्थान पे हो गया वह में ये ए की मात्रा जुड़ जाएगी। मैं ध आधा है, ध वह, शेष बचा री, मध्वरी रूप हमारा बना। ऐसे ही मनुअंतरम, सु प्लस आगतम, दोनों उदाहरण आपको खुद करने हैं। कैसे होंगे आप करो और करके कमेंट बॉक्स में डालो। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यहाँ साधु प्लस इदम, सा ध उ इदम। अब यहाँ देखो, उ के बाद उ नहीं आया, उ की जगह हो गया वह, ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी तो सा आधा ध वह। अब ये देखो, ध्यान दो, ई की मात्रा का एक रूल होता है, ई की मात्रा जिस भी वर्ण में लगी हो, यदि उससे पहले आधा वर्ण आया तो वो आधे वर्ण को अपनी गोद में ले लेती है। जैसे यहाँ देखो, ध के बाद वह था, वह में ई की मात्रा थी और वह में ई की मात्रा थी, उससे पहले आधा वर्ण था, तो साधे वर्ण को इसने गोद में ले लिया, मतलब डंडा यहाँ लगेगा और यहाँ ऐसे पूरा साधविदम रूप हमारा बन जाएगा। चारु प्लस अंगी का उदाहरण आपको खुद करना है, खनु वेतन का आपको करना है, अनु प्लस अय का आपको करके कमेंट बॉक्स में डालना है। नेक्स्ट देखो, पितृ प्लस आज्ञा, तय में री की मात्रा है प्लस आज्ञा। अब यहाँ ध्यान दो, री के बाद री नहीं है, तो री के बाद री नहीं हो, ऐसी स्थिति में री की जगह पे क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। देखो, री की जगह क्या हो गया? रे। ये आ की मात्रा रे में जुड़ेगी, तो पी तय आधा, रे पूरा, रा हो गया, या फिर रा गया। अब यहाँ ध्यान दो, त्रय त्रिशूल कैसे बना था हमने सीखा था वर्णमाला वाली कक्षा नंबर 3 में, पाठ नंबर 3 में। तो यहाँ तय और रे मिलकर के त्रय बन जाता है, तो यहाँ जो हमारा शब्द बनेगा वो बनेगा पी त्रय, त्रय में आ की मात्रा पित्राज्ञा। ऐसे ही भ्रातृ उत्तम में भ्रा प्लस तय, सॉरी इसको यहीं पे लिख
यहाँ रहना ऊ मिल गया त्रु भ्रातृत्तम, ये हमारा बन गया रूप। ऐसे लृ प्लस अनुबंध, तो लृ डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है, लृ की जगह ल हो जाएगा बाद में, लृ नहीं हो तो लृ की जगह ल हो गया, ल में ए की मात्रा जुड़ गई तो लनुबंध, और ऐसे यहाँ पे लकार। तो ये हमारी थी जड़ स्वर संधि। जड़ स्वर संधि की पहचान करना सीख लो। पहचान क्या होती है? जड़ स्वर संधि में आपको इन 4 वर्णों में से कोई सा भी वर्ण मिलेगा, और कैसा मिलेगा? पूरा मिलेगा, मतलब उसमें कोई ना कोई मात्रा जुड़ी हुई हमको मिलेगी। पहला नियम नहीं समझ में आया? पहला रूल है जड़ स्वर संधि को पहचान करने का, इन 4 वर्णों में से कोई सा भी एक वर्ण पूरा मिलेगा। क्लियर? दूसरा, इससे जस्ट पहले वाला आधा मिलेगा। नहीं समझ में आया? ये मिलेगा पूरा, इसमें कोई ना कोई मात्रा जुड़ी हुई मिलेगी, और इससे ठीक पहले आधा वर्ण मिलेगा। अब वहां से हमारे शब्द के टूटने की संभावना हो, 2 सार्थक शब्द बनने की संभावना हो, तो वहां निश्चित रूप से समझ ले जड़ स्वर संधि होगी। कैसे? देखो यहाँ पर देखो मधुवरी शब्द है, ये क्या है? वह आया, कैसा आया? पूरा आया। जस्ट इससे पहले वाला क्या है? आधा। तो समझ लो यहाँ जड़ स्वर संधि है। ऐसे यहाँ देखो वह से पहले ध आ गया, जड़ स्वर संधि है। और देखो इधर वैसे पहले ध आया, यहाँ 4 बनी में वैसे पहले रह आ जाता। जब आपको ऐसे त्रय मिलेगा तो यहाँ भी तय आता है, रह पूरा है, रह के अंदर मात्रा है, तो रह मिलेगा, त्रय मिल जाए, समझ लो। और यहाँ पर हमारा लय पूरा मिल गया। लेकिन ये लय जो लृ वाले उदाहरण आपको जस्ट पहले नंबर पे लय आपको मिलेगा, तो वहां आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से कि इसके अंदर यण स्वर संधि हुई है। तो ये थी हमारी यण स्वर संधि। और नेक्स्ट पार्ट में मयादी संधि लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। चैनल पे